प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ समष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर से, जिसमें मैं आज आपको पहला चैप्टर की पॉइंट्स के माध्यम से यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये पूरी बुक पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय, जिसके अंतर्गत हमें समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझना होता है, उसमें मैं आपको इन कीवर्ड्स के माध्यम से, ये टी.आर. जैन बुक है, इसके बहुत ही अच्छी आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस बुक से ही ये समझा दूं, और कॉपी में मैं आपको इसकी मेन बातें लिख के बता दूंगा, जिससे आपको दोहरा फायदा होगा। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं और इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी हेल्प बुक पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए आपको समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम जाया किए हम सबसे पहले समझते हैं पहले की पॉइंट को, यानी पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि आर्थिक प्रणाली के समूचे क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक प्रणाली के समूचे क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है। यानी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारे दुर्लभ संसाधन जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है, उनसे जुड़ी भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं के कारण जो एक देश की अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं पैदा होती हैं उन्हें हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं, और इन्हीं आर्थिक समस्याओं के अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर हम इन्हीं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे करते हैं, तब वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए किसी भी आंकड़े को हम क्या कहते हैं? आर्थिक प्रणाली के समूचे। यानी हमारे जो आर्थिक चर होते हैं, भाई अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आर्थिक चर क्या होते हैं, अगर मैं इसको आपको कॉपी में लिखकर थोड़ा सा समझाना चाहूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए, तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर आर्थिक चर क्या होते हैं। आर्थिक चर, भाई आर्थिक चर उन चरों को कहते हैं जो किसी आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ की देश की सरकार का या वहाँ के निवासियों के आर्थिक पहलू के बारे में जानकारी देती है। जैसे एग्जांपल राष्ट्रीय आय बोलते हैं हम, तो ये भी एक समष्टि आर्थिक चर है। और अगर हम बाजार बोलते हैं या मांग या पूर्ति बोलते हैं तो वो भी एक आर्थिक चर है। तो आर्थिक चर क्या होता है? जो किसी आर्थिक क्रिया से जुड़ा हो। सबसे सिंपल सी बात। अब ये जो आर्थिक चर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं व्यष्टि आर्थिक चर और एक होते हैं समष्टि आर्थिक चर। ये जो समष्टि आर्थिक चर होते हैं ना, ये पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कि भारत, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट डालेंगे तो उसे हम समष्टि आर्थिक चर कहेंगे। और अगर वो किसी वर्ग विशेष से डालेंगे, यानी उपभोक्ता या फिर उत्पादक या समाज, तीनों से किसी एक पर डाले व्यक्तिगत रूप से, यानी उपभोक्ता या फिर उत्पादक या फिर समाज, किसी एक पर डाले, किसी एक उपभोक्ता एक उत्पादक पर प्रभाव डाले, तो वो समष्टि व्यष्टि आर्थिक चर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब आपको पहला पॉइंट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि आर्थिक प्रणाली के समूचे क्या होते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात कि ये समष्टि आर्थिक चर होते हैं। समष्टिक आर्थिक चर, यानी समष्टिक आर्थिक चर मतलब क्या? जो समष्टि अर्थशास्त्र से जुड़े होते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या? जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है समग्र मांग। तो समग्र मांग क्या होती है? सब
पूरे देश की बात करते हैं, जब पूरे देश की जितने भी हमारे परिवार होते हैं, उत्पादक होते हैं, एनजीओ होता है, उनके द्वारा जो भी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की जाती है, वह किया जाता है, उसके कुल जोड़ को हम समग्र मांग कहते हैं। कुल जोड़ को यानी उपभोक्ता, उत्पादक और समाज तीनों को जोड़ दिया हमने। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि समष्टिक आर्थिक प्रणाली के समूचों का मतलब है समष्टि आर्थिक चर। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, घरेलू आय, सामान्य कीमत स्तर। तो ये जितने भी चर, ये आंकड़े हैं, ये कैसे आंकड़े हैं? आर्थिक आंकड़े हैं। और आर्थिक आंकड़े यानी आर्थिक चर हैं। तो ये कैसे आर्थिक चर हैं? ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये कैसे चर हो गए? समष्टिक आर्थिक चर। तो आई होप आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक लाइन को समझाने में इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि विक्की की पाठशाला आपको केवल इकोनॉमिक्स के नोट्स रटवाती नहीं है, समझाती है। और मेरा विश्वास है दोस्तों कि जब तक आप इकोनॉमिक्स को रटोगे या किसी भी सब्जेक्ट को रटोगे, तब तक वो आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान केवल किसी काम का नहीं होता है, बेकार होता है। इसलिए आप समझने पे विशेष ध्यान दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही समझाता रहूं अपने वीडियोस में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा वस्तुओं के प्रकार। अब देखिए दोस्तों, जो एक देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। और उत्पादन होता है उत्पादन के कारकों का प्रयोग करके। और उत्पादन के कारक होते हैं हमारे यहाँ श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम। ये चार उत्पादन के कारक जो होते हैं, इन्हें हम कारक सेवाएं भी कहते हैं, जो परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं। और उन्हीं का प्रयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है। और वो जो वस्तुएं होती हैं, उनको मेनली आप चार भागों में बांट सकते हैं। पहली अंतिम वस्तुएं, दूसरी मध्यवर्ती वस्तुएं, तीसरी उपभोक्ता वस्तुएं और चौथी पूंजीगत वस्तुएं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। बहुत ही सिंपल है अंतिम वस्तुओं को समझना। अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए, उपभोग के लिए तैयार होती है। याद रखें आप ये बात, रेडीमेड गुड्स। और जो रेडीमेड गुड्स होती हैं वो मार्केट्स में होती हैं, दुकानों पे होती हैं, मॉल्स में होती हैं, जहां से बायर उन्हें डायरेक्ट खरीद लेता है। यानी वो पर्सनल यूज के लिए क्या होती है, बिल्कुल रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अंतिम गुड्स, जिन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं, वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन की सीमा रेखा को जो पार कर चुकी है। यानी उत्पादन सीमा रेखा को पार करके, यानी कारखानों से निकल के वो कहाँ आ गई है, दुकानों पे आ गई है, होलसेल मार्केट में आ गई है, या फिर रिटेल मार्केट में वो आ गई है। और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। यानी जैसे कि ये जो स्केच है, ये एक अंतिम वस्तु है। ये जो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक अंतिम वस्तु है। और जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी एक अंतिम वस्तु है। और जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी एक अंतिम वस्तु है, क्योंकि दोस्तों हम इसके अंतिम प्रयोग करता है। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सी बात कि अंतिम वस्तुओं के लिए दो बातें याद रखें। पहले कि ये उत्पादन रेखा को पार कर चुकी होती है, और दूसरा ये अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती है। क्लियर है? यानी बात बहुत ही सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, उसे भी मैं पढ़ देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए। कि परिवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जूते या किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर, ये दोनों ही अंतिम वस्तु हैं। बट दोनों में फर्क क्या है कि अंतिम वस्तुओं को आगे चल के हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भाई अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुएं बहुत ही सिंपल। अंतिम वस्तुओं में सबसे पहली बात कि ये उत्पादन रेखा को पार कर चुकी होती है। यानी पार कर चुकी होती है, यानी
मार्केट्स में उपलब्ध होती है बिकने के लिए। और दूसरी बात, ये अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए उपयोग के लिए या प्रयोग के लिए तैयार होती है। अब ये जो अंतिम वस्तुएं होती हैं ये अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की होती हैं। अगर कोई अंतिम वस्तु अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदता है तो उसे उपभोक्ता अंतिम वस्तुएं कहते हैं, उपभोक्ता अंतिम वस्तुएं कहते हैं। और अगर कोई उत्पादक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए ना खरीद कर अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी रोजगार के उद्देश्य के लिए कोई वस्तु खरीदता है तो दोस्तों वो होती है हमारी क्या, वो उत्पादक अंतिम वस्तुएं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी ने कोई कार खरीदी, ठीक है, और इस कार का प्रयोग वो अपनी फैमिली और अपने ऑफिस आने जाने के लिए करता है, तो ये एक अंतिम यानी फाइनल गुड्स तो है, बट ये कंज्यूमर फाइनल गुड्स है। क्लियर है। और अगर कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है मान लीजिए, बट वो अपनी स्टाफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में यानी पिकअप एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल करता है, तो देखिए कार दोनों ने खरीदी है, दोनों का ही ये मांग है, यानी अंतिम वस्तु दोनों कंडीशन में है, बट ये उपभोक्ता अंतिम वस्तु है और ये उत्पादक अंतिम वस्तु है, क्योंकि ये व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति कर रही है और ये व्यापारिक आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। तो ये बेसिकली अंतर होता है। इसलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ समझाई गई है कि अगर परिवार द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं जूते वो तो एक अंतिम उपभोक्ता वस्तु है, और जो किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है वो एक अंतिम उत्पादक वस्तु है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में अंतिम उपभोग व्यय अथवा निवेश व्यय अंतिम वस्तुओं पर किया जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, जब आप मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं और वो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति करती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा अंतिम उपभोग व्यय। क्या कहलाएगा? अंतिम उपभोग व्यय, यानी वो आपका उपभोग कहलाएगा। उपभोग क्या होता है? बहुत ही सिंपल, जब भी हम मार्केट से कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो दोस्तों वो होता है कंजम्पशन यानी उपभोग होता है। और अगर हम बाजार से कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं पर वो अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए खरीदते हैं तो दोस्तों वो होता है निवेश। और अगर हम अंतिम उपभोग और अंतिम निवेश इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है? समग्र व्यय मिलता है। समग्र व्यय यानी संपूर्ण व्यय। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। ये कार उसने अपने स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप के लिए खरीदी है, तो ये कैसी वस्तु है? उत्पादक अंतिम वस्तु है। और इस पर किए जाने वाला जो खर्चा है वो एक तरीके का क्या है? निवेश है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तभी यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है कि अर्थव्यवस्था में अंतिम उपभोग व्यय अथवा निवेश व्यय अंतिम वस्तुओं पर किया जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आई होप आपको अंतिम वस्तुएं समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम कि भाई मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। बहुत ही सिंपल भाई, मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तुओं को बनाने में प्रयोग किए जाती हैं। जैसे इस जूते को बनाने में क्या प्रयोग किया गया होगा? चमड़ा किया गया होगा। तो चमड़ा क्या हो गई? इसकी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। भाई किसान के ट्रैक्टर को बनाने में क्या प्रयोग किया गया होगा? भाई मुख्य तौर से लोहा प्रयोग किया गया होगा, आयरन। तो आयरन क्या हो गई? इसकी अंतिम वस्तु हो गई। तो बहुत ही सिंपल है कि मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं जिन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, एक्चुअल में ये कच्चा माल होता है जिसको पकाने के बाद वो अंतिम वस्तु का रूप धारण कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो किताब है, इसे बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? कागज का प्रयोग किया है। तो किताब तो अंतिम वस्तु है और जिस कागज से ये बनी है वो इसकी मध्यवर्ती वस्तु है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब आगे इसको एक बारी पढ़ देता हूं तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म से पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है। यानी क्या? देखिए, जो हमारा उत्पादक होता है उससे जो होलसेलर्स खरीदता है, किस लिए खरीदता है?
ताकि वो आगे रिटेलर को बेच सके, और रिटेलर किसको खरीदता है ताकि वो भी बेच सके। तो भाई सिंपल सी बात है, जब एक अगर मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है जो रीसेल के लिए यूज होती है। आप कहीं से स्केच पेन लाए खरीद कर, अगर आपने उसका प्रयोग खुद करने लगे, व्यक्तिगत उपभोग किया, तो वो अंतिम वस्तु है। बट आपने ये स्केच खरीदे और आगे जाके आपने किसी दूसरे व्यक्ति को इसको सेल कर दिया, तो नेचुरल सी बात है कि ये आपकी मध्यवर्ती वस्तु है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इस अंगूठी का, कि मान लीजिए आपने बाजार से ये अंगूठी खरीदी और इसको आपने पहन लिया, तो ये अंतिम वस्तु है। पर ये अंगूठी आपने खरीदी और आगे जाके आपने रीसेल कर दी, तो ये क्या हो गई, आपकी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति ने गेहूं खरीदा और गेहूं से उसने क्या किया, मैदा बना लिया। मान लीजिए गेहूं से मान लीजिए उसने आटा बना लिया और आटे से उसने फिर मैदा बना लिया, मान लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर वो गेहूं का खुद प्रयोग करता खाने में तो वो अंतिम वस्तु होती, बट वो मैदा बना लेगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, गेहूं मध्यवर्ती वस्तु। बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए आपको पुनः बिक्री की जाती है, या जिनके अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दो ही बातें याद रखनी है मध्यवर्ती वस्तु से रिलेटेड, कि मध्यवर्ती वस्तुओं को हम सबसे पहले कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, और दूसरा इनका जो प्रयोग होता है वो रीसेल के लिए होता है। यानी एक व्यक्ति खरीदता है, एक दूसरा व्यक्ति उससे खरीदता है और वो तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि कुर्सियों के उत्पादन में लकड़ी का प्रयोग, जैसे इस किताब के उत्पादन में इस कागज का प्रयोग। तो भाई किताब और कुर्सी तो हमारी अंतिम वस्तु है, परंतु दोस्तों हमारी ये जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो कागज और लकड़ी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर मेरे लिए कोई सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये जो वीडियो है एक बहुत ही अच्छे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अमित जी, जो मेरे चैनल पे शायद किसी दूसरे नाम से कमेंट करते हैं, बट उनका रियल नेम अमित है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप कॉपी में समझाएं और नोट्स बनाएं, तो ये स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको भी फ़ायदा हो रहा होगा। तो अब देखिए, अब बात करते हैं हम उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, जिन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। देखिए उपभोक्ता वस्तुएं, बहुत ही सिंपल सी बात, उपभोक्ता वस्तुएं उन वस्तुओं को आप कह सकते हो जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयोग की जाती है। व्यक्तिगत उपभोग के लिए सबसे मेन बात पर्सनल यूज के लिए की जाती है। जैसे यहाँ लिख रखी है, उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे परिवारों द्वारा दूध और आइसक्रीम का प्रयोग। बहुत ही सिंपल, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं बहुत ही सिंपल, उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदी जाती है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। जैसे आप मार्केट गए, आपने समोसा खरीदा और खा लिया, तो समोसा क्या हो गई, एक उपभोक्ता वस्तु हो गई। क्लियर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, क्योंकि पूरी एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है समष्टि आर्थिक चर के हिसाब से देखें तो वस्तुएं चार प्रकार की, एक अंतिम, दूसरी मध्यवर्ती, तीसरी उपभोक्ता और चौथी हमारी पूंजीगत वस्तुएं। अब ये पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में एज ए मशीन प्रयोग की जाती है, स्थिर परिसंपत्तियों के तरह प्रयोग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है या ये जो किताब है, ये बनी किससे, बड़ी बड़ी मशीनों से बनी है, जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जो जिन्हें हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनसे हम उत्पादन करते हैं और कई सालों तक उससे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं, जिसे आप निवेश के रूप में भी जानते हैं, पूंजी के स्टॉक के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां हैं और उत्पादन प्रक्रिया में जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है, ये
टिकाऊ उपभोग उत्पादक वस्तुएं हैं जिनका उच्च मूल्य होता है। उदाहरण है प्लांट तथा मशीनरी। मैंने आपको बता दिया ना, बड़ी बड़ी मशीनें हो गए, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ताकि इनसे और सारी वस्तुएं बनाई जा सकें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि उत्पादन के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला श्रम, दूसरा पूंजी, तीसरा भूमि, चौथा उद्गम। तो पूंजी से आप क्या खरीदते हो? मशीन ही तो खरीदते हो। वो पैसा आपने 2 करोड़ रुपए की मशीन ली, आपने अपने 2 करोड़ रुपए क्या कर दिए? एक तरीके से स्टॉक कर दिए। बार बार आप उससे उत्पादन करोगे और प्रॉफिट कमाते रहोगे। यही तो है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूंजी का स्टॉक कहा जाता है। और पूंजी यानी पूंजीगत वस्तुओं के बिना उत्पादन करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि पूंजी उत्पादन के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इसके बिना बाकी 3 कारक बेईमानी है, किसी काम के नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब जरा देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने ये समझ लिया कि भाई कहते हैं वस्तुओं के प्रकार समझ लिए कि भाई अंतिम क्या है, मध्यवर्ती क्या है, उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, पूंजीगत वस्तुएं क्या है। अब हम समझते हैं कि उपभोग व्यय क्या है। भाई मैंने आपको बताया गया व्यय क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, जो परिवारों द्वारा उत्पादक क्षेत्र को की ओर होता है। मैंने आपको इसको कई बार बता रखा है। अब देखिए, उपभोग व्यय जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसे हम समग्र उपभोग व्यय भी कह सकते हैं, समग्र उपभोग व्यय, या फिर आप इसे समग्र मांग भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही सिंपल, अगर हम समग्र व्यय की बात करें, जो समग्र उपभोग व्यय है या समग्र मांग भी है, इसके 3 घटक होते हैं। एक परिवारों द्वारा किया गया उपभोग व्यय, जो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पे परिवारों द्वारा किया जाता है, अपनी आय का वह भाग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जैसे अगर आप मार्केट से राशन खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तो वो आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय कहलाता है, क्योंकि वो अंतिम वस्तुओं पर किया जाता है। और अंतिम वस्तुएं होती हैं क्योंकि वो आप अंतिम प्रयोगकर्ता होते हो और आप उसका व्यक्तिगत उपभोग कर रहे होते हो। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हुई होगी। अब जरा देखिए, सेकंड जो होता है हमारा सरकार द्वारा किया गया उपभोग व्यय, क्योंकि सरकार भी शासन और प्रशासन चलाने के लिए मार्केट से बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुओं को ये खरीद करती है। जैसे सेनाओं के लिए, सेनाएं हैं हमारी तीनों, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी जो परिवार क्षेत्र होता है उसे आर्थिक मदद करती है। तो वो आर्थिक मदद करने के लिए आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों को वो फ्री किताबें, फ्री बैग्स, फ्री ड्रेस मिलती है ना, तो वो भी तो सरकार भी तो खरीदती होगी ना। तो जो सरकार के द्वारा खरीदी जाती है ना अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं, तो उसका व्यय भी सम्मिलित होता है समग्र उपभोग व्यय में। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। यानी 3 ही उपभोक्ता हैं, यानी 3 मांग करते हैं। कौन मांग करता है? एक तो परिवार करता है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए, दूसरा सरकार करती है अपने शासन प्रशासन और आर्थिक मदद देने के लिए, 3 चीजें हो गई। तीसरा गैर लाभ निजी संस्थाएं, जिन्हें हम एनजीओस कहते हैं। आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी एनजीओस काम करती है गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। अनाथ आश्रम होते हैं, विधवा आश्रम होते हैं, तो वो लोग भी तो क्या करते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदते हैं, यानी अपनी आय का खर्च करते हैं। तो 3 तरीके के लोग मांग करते हैं, एक परिवार, दूसरा सरकार और तीसरा एनजीओ। और इनके द्वारा जो वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय किया जाता है, अगर हम उसे जोड़ दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? समग्र उपभोग व्यय। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि निवेश क्या होता है। देखिए यार, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी में समझाता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले व्यय क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्चा। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा। व्यय का मतलब हो गया हमारा खर्चा। यानी किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं तो हमें उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। वस्तु आती है, यहां से कोई वस्तु आई या सेवा आई और यहां से हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो जो पैसे का भुगतान करना है ना, वो व्यय है। ठीक है। अब व्यय को ना हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
एक होता है उपभोग और एक होता है निवेश। थोड़ा सा इसमें समझना है आपको। उपभोग क्या होता है? जब हम किसी भी वस्तु या सेवा पे पैसा खर्च करते हैं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो वो क्या कहलाता है भाई? उपभोग कहलाता है। और अगर हम किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए, या हम ऐसी किसी मशीन का या किसी संपत्ति का क्रय करते हैं जिसका हम बार बार प्रयोग करके उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक प्रॉफिट कमाएं, तो उसे हम निवेश कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये निवेश भी खर्चा है, उपभोग भी खर्चा है। उपभोग किया जाता है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जबकि निवेश किया जाता है अपनी व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, अब आपको समझने में दिक्कत ही नहीं होगी। पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है अथवा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। अब मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं भाई। एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी, एक होता है भूमि, एक होता है उद्गम। अब पूंजी का प्रयोग, आप देखिए किसी भी व्यापार को करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। अब पैसे का आप क्या करते हो? पैसे से आप श्रम खरीदते हो, मजदूरों को सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप किराए पे मकान लेते हो या फैक्ट्री लेते हो। फिर उस पूंजी से क्या करते हो? पूंजी से तो हो रहा है ये सब। फिर आप बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हो। तो पूंजी का स्टॉक, अगर आपने कोई प्लांट खरीदा या कोई मशीन खरीदी जिसका प्रयोग आप लंबे समय तक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करके पैसा कमाएंगे, तो भैया सिंपल सी बात है, उसे ही हम कहेंगे निवेश। तभी यहाँ पे लिख रखा है कि पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है अथवा इस पूंजी के स्टॉक में एक वृद्धि है। अगर आपने मार्केट में अपनी फैक्ट्री में 2 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदी जिसकी लाइफ है 20 साल, 25 साल, जिसका आप लगातार उत्पादन करोगे और लंबे समय तक आप क्या कराओगे? पैसा कमाओगे। तो आपने अपने 10 लाख, 20 लाख या 1 लाख, 2 करोड़ जितने भी पैसे हैं वो क्या कर दिए? एक तरीके से आपने स्टॉक कर दिए। आप भी, निवेश क्या होता है? निवेश एक ऐसा आर्थिक खर्चा है या निवेश एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जब भी कोई उत्पादक कोई मशीन खरीदता है, कोई प्लांट लगाता है या मजदूरों को लगाता है, अपना बिजनेस माइंड लगाता है, कोई बिजनेस खड़ा करता है, तो उसको पता है कि आज ही मैंने बिजनेस किया तो मुझे आज ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। तो दोस्तों आपको आई होप निवेश समझ में आ गया कि निवेश भी एक खर्चा है, बट ये जो खर्चा है ऐसी वस्तुओं पर, ऐसी सेवाओं पे किया जाता है जिससे हम उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करके लंबे समय तक प्रॉफिट कमाए, यानी ये पूंजी का स्टॉक है एक तरीके से। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं घटक, यानी ये जो निवेश है ये 2 तरीके का निवेश है। एक तो होता है हमारा स्थिर निवेश और दूसरा होता है हमारा माल सूची निवेश। भाई स्थिर निवेश क्या होता है? जो बड़ी बड़ी मशीनों पे, बड़े बड़े प्लांट्स को लगाने पे खर्च किया जाता है, जो बहुत ऊंचे मूल्य की होती है और जिसका उत्पादन प्रक्रिया में हम अनेकों बार प्रयोग कर सकते हैं और जिसके मूल्य का भी ह्रास होता है, यानी समय में के साथ उस मशीन, उस प्लांट के मूल्य में क्या आती है? कमी आती है। तो देखिए दोस्तों, स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक है। और स्थिर परिसंपत्तियां मतलब प्लांट एंड मशीनरी, जो कि जिनका उच्च मूल्य होता है, बहुत ही ज्यादा फिक्स एसेट्स कहते हैं हम इन्हें। फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात। माल सूची निवेश, देखिए माल सूची निवेश क्या है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बेस बनाता हूं इसका, और मजेदार आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि उत्पादन क्या होता है। भाई उत्पादन क्या होता है? उत्पादन एक मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? उत्पादन के कारक, जिन्हें हम उत्पादन के साधन भी कहते हैं या उत्पादन के आगम भी कहते हैं। यानी हम, ये होता है हमारा आउटपुट और ये होता है हमारा इनपुट। ये हमारा क्या होता है? इनपुट। बहुत ही सिंपल, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, यानी उत्पादन फलन कहते हैं। ये मैंने बीएसटी में पढ़ा है आपको। बट ये जो उत्पादन के कारक है ना, इनका फर्दर 2 डिवीजन है। एक है प्राथमिक उत्पादन के कारक
और एक है द्वितीयक उत्पादन के कारक। द्वितीयक उत्पादन के कारक प्राथमिक में हमारे 4 है। सबसे पहले हमारा श्रम यानी लेबर, दूसरा हमारा कैपिटल यानी पूंजी, तीसरा हमारा लैंड यानी भूमि, चौथा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यम, और द्वितीयक में हमारे आ जाते हैं दोस्तों कच्चा माल। क्या आ जाता है? कच्चा माल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कॉपी, आप जिस कॉपी पे मैं लिख रहा हूं, ये इसका भी तो मैन्युफैक्चर हुआ है। जो मशीनों में इस कॉपी का निर्माण हुआ है वो इसके प्राथमिक कारक है, और कच्चे माल के रूप में जो कागज का प्रयोग किया गया है इस कॉपी के निर्माण में, या बिजली का प्रयोग किया गया है, वो इसके स्थिर का द्वितीयक कारक है। तो दोस्तों अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्थिर कारक है ना, ये जो स्थिर कारक है, ये स्थिर कारक का मतलब माल सूची कारक है, यानी ये प्राथमिक होते हैं। सबसे पहले तो हमें उत्पादन प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम चाहिए होते हैं, और उनको खरीदने के लिए हम जो पैसा खर्च करते हैं वो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके बाद जो हम कच्चा माल खरीदते हैं ना, बाकी जो सारी चीजें होती हैं वो माल सूची निवेश में आती है। यानी एक लेखा वर्ष में उत्पादकों के पास माल सूची के स्टॉक में वृद्धि होती है। अब इसे और अच्छी तरीके से बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो माल सूची निवेश होता है, जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये आखिर इसमें 3 बातें होती हैं। यानी माल सूची निवेश, आप समझ लीजिए, माल सूची निवेश है तो खर्चा है, बट कैसा खर्चा है? अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, व्यापारिक। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है कच्चा माल, दूसरे नंबर पे आते अर्ध निर्मित वस्तुएं, तीसरा आ जाता है हमारा तैयार वस्तुएं। जब एक उत्पादक के पास जितना भी कच्चा माल होता है फैक्ट्री में, जितनी भी आदि होती है जो यानी प्रोसेस में जारी होती है उत्पादन के, अर्धनिर्मित और जितनी तैयार होती है, अगर हम उन तीनों को मिला दें तो वो उसकी इन्वेंट्री होती है। और उसी कारखाने में जितनी भी मशीनें होती हैं वो उसके फिक्स एसेट्स होते हैं। तो इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। और निवेश को 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्थिर निवेश और एक माल सूची निवेश। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि सकल निवेश क्या होता है। एक सकल निवेश होता है, ठीक है, एक निवल निवेश होता है। सकल निवेश मतलब क्या? देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं, यानी स्थिर निवेश है, जो स्थिर परिसंपत्तियों के ऊपर खर्चा किया जाता है, उनके समय के साथ क्या होता है? उनके मूल्य में कमी होती है। यानी जैसे जैसे उनका उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाता रहता है तो उसके मूल्य में क्या होती है? कमी होती है। या तो सामान्य टूट फूट के कारण हो जाए, या अप्रचलन के कारण हो जाए, या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हो जाए, तो उसके मूल्य में जो कमी होती है ना, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। अगर हम सकल निवेश में से मतलब सकल निवेश में क्या है, अगर हम शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास को भी जोड़ दें तो वो हमारा क्या बन जाता है? सकल निवेश बन जाता है। यानी सकल निवेश में सिंपल सी बात है, स्थिर परिसंपत्तियों का उपभोग शामिल होता है, स्थिर पूंजी का उपभोग शामिल होता है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल सिंपल सी। अब आता है शुद्ध निवेश क्या होता है। भाई शुद्ध निवेश तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप सकल निवेश में से स्थिर पूंजी का उपभोग यानी मूल्यह्रास को आप घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सकल निवल निवेश मिलेगा या शुद्ध निवेश मिलेगा। सकल का मतलब अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब होता है कि आप अपनी वर्तमान जो फिक्स एसेट्स हैं उन्हें मेंटेन रखने के लिए जितना भी खर्चा करते हो, वो खर्चा भी अगर आप शामिल कर देते हो नई मशीनों के साथ या नए प्लांट्स के साथ, तो वो सकल बन जाता है। और अगर उस खर्चे को हम घटा देते हैं तो वो शुद्ध निवेश बन जाता है, यानी निवल निवेश बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं मूल्यह्रास क्या होता है।
देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मूल्यह्रास को समझना, जिसे हम इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं और अकाउंट्स में इसे पढ़ाया जाता है और 11th के अकाउंट्स में ये है दोस्तों। तो मूल्यह्रास क्या है? डेप्रिसिएशन, जिसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। स्थिर पूंजी का उपभोग क्यों कहते हैं इसे? भाई आपने कभी प्रश्न पूछा अपने आप से कि इसे स्थिर पूंजी का उपभोग क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थिर पूंजी जो जिन्हें हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, उनका जब हम उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं तो उसके मूल्य में कमी आती है, उसे ही तो मूल्यह्रास कहते हैं। तभी इसे हम स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, एक ही बात होती है। या अचल पूंजी का उपभोग भी आप इसे कह सकते हैं। से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि से है, जो निम्न कारणों से होती है। यानी जैसे जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी का प्रयोग करते रहते हैं अपने उत्पादन कार्यों में, तो उसके मूल्य में जो भी कमी होती है उसे ही हम मूल्यह्रास कहते हैं या फिर स्थिर परिसंपत्तियों का उपभोग कहते हैं। और ये होती है 3 कारणों से। सामान्य टूट फूट के कारण होती है, आकस्मिक हानि या सामान्य दर तथा या अप्रचलन के कारण होती है। तो ये 3 कारण होते हैं जिससे किसी मशीन या प्लांट किया क्या होता है, मूल्य में कमी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझते हैं कि मूल्य आरक्षित कोष क्या होता है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है। बहुत ही सिंपल, देखिए जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी कीमत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब कंपनी हर साल उसकी वैल्यू, जो भी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा भविष्य में जोड़ती रहती है, बचत करती रहती है। उसे हम मूल्य आरक्षित कोष कहते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। से अभिप्राय उस कोष से है जो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक मूल्यह्रास की हानि को पूरा करने के लिए रखते हैं। यानी अगर मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और उसमें 10 लाख रुपए की मशीन है और हर साल उसके मूल्य 1 लाख रुपए का मूल्य क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है, तो मैं हर साल अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए जोड़ता रहूँगा, ताकि 10 साल बाद जब उसकी मतलब ख़त्म हो जाएगी लाइफ टाइम, तो मैं नई मशीन उसके बदले में रिप्लेस कर सकूँ, इंस्टॉल कर सकूँ। क्योंकि एक ही साल में आ जाए, क्योंकि हर साल जोड़ना ईजी होता है, एक ही साल में पूरे प्रॉफिट से मशीन खरीद लेना ये बेवकूफ़ी होती है। और हर बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी मूल्यह्रास आरक्षित कोष को अपने पास जमा रखती है दोस्तों। अब आता है स्टॉक और प्रवाह। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इस चैप्टर के अवधारणा आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो स्टॉक वे मात्राएं हैं जिनका समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। यानी समय के एक निश्चित बिंदु पर, जैसे अभी आपके पास कितने पैसे हैं, आज आपके पास कितने पैसे हैं, आपके घर मकान हो गया, आपकी संपत्ति होगी, आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको जोड़ दीजिए, वो आपका स्टॉक है। और हर महीने आप कितना कमाते हैं या हर महीने आप कितना खर्च करते हो, वो प्रवाह है। आपकी आय क्या है, एक प्रवाह है। आपका व्यय क्या, एक प्रवाह है। बड़े आपकी जो कुल संपत्ति है वो एक स्टॉक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस पर डिटेल। अब देखिए प्रवाह क्या है, वह मात्राएं हैं जिनको समग्र अवधि यानी जिनको समय अवधि के प्रति इकाई पर नापा जाता है। यानी प्रति माह, प्रति दिन, प्रति, यानी आपके पास आप हर रोज कितना पैसा खर्च करते हैं, आप रोज कितना कमाते हैं, महीने में कितना कमाते हैं, महीने में आप कितना निवेश करते हैं। जो प्रभाव होता है वो होता है दोस्तों हमारा जो रोज़ाना या हर महीने इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये अवधि को रिप्रेजेंट करता है, ड्यूरेशन को, समय के 2 बिंदुओं की बात करता है और ये समय के 1 बिंदु की बात करता है स्टॉक। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है भाई, बहुत ही सिंपल। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई। जहाँ पे आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है उन्हें हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था को हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल। यानी अर्थव्यवस्था एक प्लेटफॉर्म को
रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं परफॉर्म्ड की जाती हैं। अब इसी अर्थव्यवस्था में 4 तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें इनके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा विदेशी क्षेत्र। अब ये जो चारों क्षेत्र है ना, इन पे भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, बट अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो परिवार क्षेत्र होता है ना, इसके पास कारक सेवाएं होती हैं जो ये उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों के रूप में भाड़े पर या बेच देते हैं। अगर उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये परिवार क्षेत्र से उनकी कारक सेवाएं भाड़े पर लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं और उससे उत्पादन करते हैं वस्तु तथा सेवाओं का। ठीक है, सरकार क्या करती है? सरकार एक मीडिएटर का काम करती है, उपभोक्ता और उत्पादक को मिलाने का काम करती है। इन पे भी कर लगाती है, इन पे भी कर लगाती है, इन पे प्रत्यक्ष, इन पे अप्रत्यक्ष, इन्हें भी आर्थिक सहायता देती है, इन्हें भी आर्थिक सहायता देती है और साथ में वित्तीय बाजार पे भी नज़र रखती है, उन्हें भी आर्थिक सहायता देती है, उससे लोन भी लेती है। इनसे देखो सरकार इनसे उधार भी लेती है, परिवार से भी लेती है, इससे भी लेती है। मतलब बहुत ही सिंपल है, इन सब के बीच में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। मैंने कई सारी बार आपको बताया है। विदेशी क्षेत्र, विदेशी यानी अगर भारत को छोड़ के जितना भी विश्व बसता है वो विदेशी क्षेत्र होता है। हम वस्तुएं बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। बेचते हैं तो निर्यात कहलाता है, खरीदते हैं तो आयात कहलाता है। और पूंजी का प्रवाह होता है हमारे देश से दूसरे देशों में और दूसरे देशों से हमारे में भी। हम अनुदान या उपहार दूसरे देशों को भी देते हैं या दूसरे देश हमें भी देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्योंकि इसे मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपको नोट्स मिल गए एक तरीके से। अब बात करते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह क्या होते हैं। आय के 2 चक्रीय प्रवाह हैं, बहुत ही सिंपल सी, एक वास्तविक प्रवाह है, एक मौद्रिक प्रवाह है, और दोनों को मिला दिया जाए तो वो आय का चक्रीय प्रवाह है। वास्तविक प्रवाह में परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्रों को उनकी कारक सेवाएं दी जाती हैं, जो उत्पादक क्षेत्र उन्हें उत्पादन के कारकों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं को उत्पादित करके बाजारों की तरफ भेज देते हैं। ये होता है वास्तविक प्रवाह। अब बात करते हैं मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को उनकी कारक सेवाओं के बदले में कारक भुगतान करते हैं, जो कि परिवार क्षेत्र के लिए कारक आय होती है। दोस्तों क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और फिर परिवार क्षेत्र उस कारक आय का प्रयोग करते हैं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे जो खर्च कर देते हैं वो उत्पादक क्षेत्र के पास चला जाता है, जो बचा लेते हैं वो वित्तीय बाजार में चले जाते हैं। वही वित्तीय बाजार उठा के उत्पादक क्षेत्र को क्या करता है, मतलब उत्पादन के लिए दे देता है, और ये चक्कर चलता ही रहता है। अब इसका महत्व क्या है? भाई महत्व यह है कि जो कहते हैं चक्रीय प्रवाह मॉडल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अंतर्निर्भरता को प्रकट करता है। यानी परिवार क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र की जरूरत है और उत्पादक क्षेत्र को परिवार की, और इन दोनों को सरकार की भी जरूरत है और सरकार को भी इन दोनों की जरूरत है, वित्तीय क्षेत्र को भी। यानी आपसी निर्भरता है और राष्ट्रीय आय के अनुमान को सुविधाजनक बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लंबा जरूर हुआ है, मैं मानता हूं इस बात को, बट दोस्तों मज़ा आ गया होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये बताया है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।